हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में शौर्य अपने माता पिता चिरंजीव और मालती के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम अनुष्का था। शौर्य एक दिन हिमाचल की सैर करने जाता है, तभी वहां से लौटकर वो शादी करके आता है। दरवाजे पर उसके साथ उसकी बीवी गुलाबो होती है, जो कि पहाड़न होती है। उसके कपड़े भी पहाड़नी होते हैं। शौर्य और गुलाबो के गले में वरमाला होती है और गुलाबों की मांग में शौर्य के नाम का सिंदूर था। माँ, ये गुलाबो है, मेरी बीवी और आपकी नई नवेली बहू। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने एक पहाड़न लड़की से शादी की है। इस पहाड़न लड़की का बैकग्राउंड कहाँ और तू कहाँ? मालती, ये क्या कर दिया हमारे बेटे ने? अरे इसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है क्या हमने? कितने ख्वाब से चाहे थे मैंने कि मेरी भाभी एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी स्टाइलिश भाभी होंगी, लेकिन इसे कौन से पहाड़ से उठा कर लाए हो आप शौर्य भैया? मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मुझे अपनाने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मैं अपने शौर्य जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके लिए इतनी दूर से आई हूँ। और माँ जी, मैं आपको एक आदर्श और सर्वगुण संपन्न बहू बनकर ही दिखाऊंगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। माँ, अब तो आप हमारी आरती उतारिए और गुलाबों का गृह प्रवेश कीजिए। ना ना, जब मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो मैं इसका गृह प्रवेश भी क्यों करूँ? इसे तो घर से बाहर ही निकाल दो। इन पहाड़न लड़कियों का क्या भरोसा, शहर आकर इनके हाव भाव पूरे बदल जाते हैं। और ये मासूम से एकदम चालू बन जाती है। गुलाबों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगली सुबह अपनी पहली रसोई की रस्म में वो सारा पहाड़ी खाना बनाती है और एकदम अच्छे से डाइनिंग टेबल सजा देती है। सब तैयार है। बबरू, शकुली, चना माद्रा, आलू पालदा, सिद्धू, अकोत्री, खट्टे चने, सब तैयार है। अब बस सबको पसंद आ जाए। तुम सुबह सूरज सर पर चढ़ने से पहले उठी हो और तब से ये सारा खाना बना रही हो। देखना गुलाबो, सबको तुम्हारे हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। सभी जब वो सारा खाना खाते हैं तभी उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है। वाह, ये पूरियां तो अमेजिंग है। और ये खट्टे चने, उफ, मजा ही आ गया, बाय गॉड। और ये पापड़, इसका स्वाद भी कितना बढ़िया है ना अनुष्का दीदी? पापा जी, ये बाबरू है, पूरियां, और ये शकुली है, पहाड़ी पापड़। एकदम बढ़िया और टेस्टी। लीजिए ना, और लीजिए। जी, भर के खाइए अच्छे से। ये सारा खाना मैंने बनाया है। क्या ये सारा खाना तूने बनाया है? हमें तो लगा कि ये सब ऑर्डर्ड फूड है। उठो चलो, हम इस पहाड़न गुलाबो फुलवाबो का खाना नहीं खाएंगे। हाँ चिरंजीव जी, अनुष्का, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन माँ जी, क्या हुआ? कुछ बोलिए तो। मैं बना दूँ खिचड़ी? एकदम मस्त बनाऊंगी। एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अरे चुप हो जा तू, बकर 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 बकर, बस मुंह चलाती ही रहती है। तेरी आवाज ना चुभती है हमारे कानों में। शौर्य, तेरी ये बीवी ना मुझे मुझे जो है भैरी बनाकर दम लेगी। हाँ लेकिन मालती, मैं क्या कह रहा हूं, क्यों ना हम खाना खा लें? मतलब इतना बढ़िया खाना है, क्यों छोड़ें? हैं? अच्छा जी, खाइए खाइए, मत छोड़िए। फिर खाने के बाद ना मैं आपको छोड़ दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं तभी दुनिया में सबसे सुखी इंसान हो जाऊंगा। क्या कहा? कुछ कुछ भी तो नहीं। मालती, अनुष्का और चिरंजीव तीनों गुलाबों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं और इस कारण गुलाबों को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत उदास हो जाती है। कोई बात नहीं गुलाबो, इन लोगों को तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगले दिन घर में ढोल नगाड़े बजते हैं और मालती ऋतिका नाम की लड़की को घर में लाती है और उसके सर पर चुनरी होती है। ऋतिका काफी मॉडर्न लड़की होती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? अरे बेटा, ये सब तेरी शादी की तैयारी हो रही है। तेरे और ऋतिका की शादी की बधाई हो। मेरे और ऋतिका की शादी? ये आप क्या कह रही हो माँ? एकदम सही तो कह रही हूँ। अरे तूने इस पहाड़न लड़की से शादी की है, लेकिन हमारे सामने नहीं की है, इसीलिए हम तो इसे बहू को मान ही नहीं सकते हैं। हाँ, और वैसे भी मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी बहू मॉडर्न और पढ़ी लिखी हो, बिल्कुल तेरी तरह। ऋतिका और शौर्य की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, सच में। माँ,
आप ये सब नहीं कर सकती। मेरी बीवी सिर्फ गुलाबो है और मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। तुझे शादी करनी पड़ेगी वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। हाँ समझ गया तू। अगर तुझे अपनी माँ की 13वीं का लड्डू खाना है ना तो कह दे, मैं अभी इस रितिका को यहाँ से भगा देती हूँ। माँ, मालती की बातों को सुनकर शौर्य मजबूर हो चुका था। उसे ना चाहते हुए भी अपनी माँ की खुशी के लिए रितिका से शादी करनी ही पड़ती है। लेकिन शादी होते ही रितिका गुलाबों का सामान घर के बाहर कचरे में फेंक देती है। रितिका, ये तुमने क्या किया? ये सब मेरी बीवी, मेरी गुलाबों का सामान था। शौर्य, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अकेले में की हुई शादी नहीं होती। मैं और तुम्हें सबके सामने शादी की है, इसीलिए मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। शौर्य कुछ नहीं कर पाता और गुलाबों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गुलाबो बेचारी अब अकेली ही रहने लगती है। वो अब वापस पहाड़ों में जा नहीं सकती थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती और गांव में कहीं काम ढूंढने लगती है। काम न मिलने पर वो अपना एक छोटा सा ढाबा खोलने का तय करती है, जिसमें वो पहाड़ी खाना बेचती है। मालती ने शौर्य को कसम दे रखी थी और उसी कसम की वजह से शौर्य गुलाबों से बात तक नहीं कर पा रहा था। गुलाबों और शौर्य की दूरियां बहुत बढ़ चुकी थीं। लेकिन गुलाबो दिन भर ढाबे पर खाना बनाकर बेचती थी, जिसमें वो पूरे दिन व्यस्त रहती थी। अरे वाह भाई वाह, ये पहाड़ी खाना तो बहुत ही बढ़िया है। सच में मजा ही आ गया। और तो और ये पहाड़ी चाय और ये स्नैक्स, हो, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। गुलाबों का ढाबा बहुत ही अच्छी तरह से चल पड़ा है और वो खूब तरक्की करने लगती है। ये सब शौर्य को पता चल जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली गुलाबों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा है। वो अकेली ही इंडिपेंडेंट हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। एक दिन शौर्य और बाकी घरवाले देखते हैं कि रितिका सारा पैसा लूट कर भाग चुकी है और तभी चिरंजीव को हार्ट अटैक आ जाता है। चिरंजीव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन शौर्य को जब नर्स बिल के बारे में बताती है तभी उसके होश उड़ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, 2 घंटे के अंदर 50,000 रुपए जमा कर दीजिए, वरना हमें ना चाहते हुए भी आपके पिता का इलाज रोकना होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। वो रितिका सब कुछ लूट कर भाग गई है। तभी वहां पर गुलाबो आती है और वो हॉस्पिटल का बिल पे करती है। गुलाबो को देखकर मालती भावुक हो जाती है। धन्यवाद गुलाबो, तू ही मेरी बहू है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुसीबत के वक्त तूने ही हमारा साथ दिया है। मेरा ससुराल है तो मुझे अपने ससुराल वालों की देखरेख तो करनी ही होगी ना। पापा जी मेरे पिता जैसे हैं और आप मेरी माँ। मालती और गुलाबो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह सबको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और गुलाबो अपने ससुराल में वापस आ जाती है और सभी खुशी के साथ रहने लगते हैं। ग्रामपुर कहकर एक गांव में शारदा नामक एक गरीब औरत अपनी बूढ़ी माँ पल्लवी के साथ रहा करती थी। शारदा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और वो गांव के एक गार्डन में जाकर ठेला लगाकर उस खाने को बेचा करती। गार्डन में आने वाले सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बाकी लोग उस खाने को मजे से खाया करते। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये खाना खाकर तो मैं तृप्त हो गया। आहा, क्या दही भल्ले हैं। लेकिन ये बिरयानी, ये कैसी बिरयानी है? क्या हुआ भाई साहब, आपको पसंद नहीं आई क्या ये बिरयानी? नमक या मिर्च ज्यादा पड़ गई है क्या? अरे शारदा बहन, ये बिरयानी तो अमृत है, अमृत। भाई वाह, मजा ही आ गया। जी आपने तो एक पल के लिए डरा ही दिया था। शारदा के ठेले पर बच्चों के पसंद के नूडल्स, बर्गर्स और पिज्जा भी मिलते, जिन्हें खाकर बच्चे भी बहुत खुश होते। शारदा एक विधवा महिला थी जिसके पति की मृत्यु एक मिल के बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी। उसके बाद वो अपनी बूढ़ी माँ पल्लवी के साथ ही रहती। शारदा बिटिया, तू बस जब देखो तब भागती ही रहती है। तुझे भी अपने बेरंग जीवन में खुशियों के रंग डालने चाहिए बेटा। सुबह उठकर गार्डन में ठेला लगाने जाती है और रात में आ जाती है, फिर मेरी सेवा करके सो जाती है। इसी में अपना जीवन बिता देगी क्या तू? हाँ माँ, मैं जिस तरह का जीवन जी रही हूँ ना, वो बेरंग नहीं है, उसमें खुशियों के रंग हैं और मैं इस जीवन के जीते हुए बहुत खुश हूँ।
मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और उसी काम से मैं पैसे भी कमाती हूँ। और आपको तो पता ही है ना, मुझे दूसरों को खाना खिलाना कितना पसंद है। दूसरे जब मेरे हाथ का खाना खाकर अच्छा महसूस करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शारदा और पल्लवी दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। शारदा सुबह 4 बजे उठकर ही सारी तैयारियां करने लगती है और 6 बजे गार्डन की ओर निकल पड़ती है। वो सुबह के समय अपने ठेले पर नाश्ता बेचती और दोपहर से लेकर रात तक खाना बेचती। बूढ़े व्यक्ति जॉगिंग और योगा करके उसके हाथ के नाश्ते को खाकर उसकी खूब तारीफ करते। अरे वाह, क्या पोहे बनाए हैं बेटी। ये सेब और निचोड़े हुए नींबू का स्वाद इस पोहे में 4 चांद लगा रहे हैं बेटा। हाँ बेटी, ये फाफड़ा जलेबी तो भाई वाह, मजा ही आ जाता है खाने में। मेरे पोता पोती को बहुत पसंद है, मुझे ये पार्सल दे दो ना। जी काकी जी, अभी देती हूँ। शारदा गार्डन में ठेले पर खाना बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती और उससे उसका गुजारा हो जाता। वो ठेले से कमाए पैसों में से हर महीने आधे पैसे साइड में इकट्ठा करती। भगवान की कृपा से एक दिन में ढेर सारे पैसे कमा लूंगी और एक बड़ा सा ढाबा भी खोलूंगी। हाँ बेटी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो और तू जीवन में खूब तरक्की करे। धन्यवाद माँ। एक दिन शारदा के ठेले पर 2 आदमी आते हैं। वो सरपंच के आदमी होते हैं। ओ ठेले वाली, चल निकल यहाँ से। तेरे पिताजी का गार्डन नहीं है ये गार्डन सरपंच साहब ने बनाया है और सरपंच साहब के आदमी हैं और उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर तूने आज शाम तक अपना ठेला बंद नहीं किया तो फिर हमें न चाहते हुए भी तुम्हारे ठेला तोड़ना होगा और तुम्हें इस गांव से बाहर निकालना होगा। भाई साहब ऐसा मत कीजिए ना। इस गार्डन में ही मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होती है। मुझे यहाँ से मत निकालो ना। मैं एक विधवा हूँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है, हम संभालने वाला कोई नहीं है। भाई साहब, मुझ गरीब पर दया करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। शारदा उन आदमियों के सामने हाथ जोड़ती है और बिलक बिलक कर रोती है। लेकिन फिर भी वो दोनों आदमी टस से मस नहीं होते और वो दोनों उसका ठेला बंद करवाने लगते हैं। वो बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते घर आती है। क्या हुआ शारदा बेटा, तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? माँ वो सरपंच के आदमी मेरे ठेले पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आज के बाद गार्डन में ठेला मत लगाना, वरना वो लोग मेरे ठेले को तोड़ देंगे और मुझे इस गांव से बाहर निकाल देंगे। अपनी बेटी को रोते देख पल्लवी भी रो पड़ती है और वो उसे अपने सीने से लगाती है। शारदा बिटिया, शांत हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या अच्छा हुआ माँ? हाँ, इन सब में क्या अच्छा हुआ, बताइए ना, क्या अच्छा हुआ है? शारदा बहुत हताश हो चुकी थी, लेकिन रो रो कर वो दिन के अंत में अपने आंसुओं को पोंछती है और हिम्मत रखकर वो मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं माँ, अगर किस्मत को यही मंजूर है तो यही सही। अब ठेला ना सही, लेकिन मैं घर से ही टिफिन बनाकर बेचूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी उतनी कमाई नहीं हो पाएगी जितनी गार्डन में ठेला लगाकर होती है, लेकिन मुझे काम करना है, फल तो मुझे मेरे भगवान दे ही देंगे। ये हुई ना बात, ये है असली शारदा। शारदा हिम्मत जुटाकर अगले दिन से एक नई शुरुआत करती है। वो अब घर पर ही अपने हाथों से पेंटिंग करके पोस्टर्स बनाती है और उन्हें गांव के हर गली में जा जाकर चिपका देती है। और वो घर बैठे ही लजीज खाना पकाती है और उसे टिफिन्स में पैक करके ग्राहकों को बेचा करती। लेकिन 2 हफ्ते हो जाते हैं और उसके ग्राहक बढ़ते ही नहीं। 2 हफ्ते में उसके टिफिन सर्विस में सिर्फ 8 से 10 ग्राहक ही आए थे। शारदा निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को जारी रखती है। थोड़े ग्राहक हैं तो क्या हुआ, मैं थोड़े ग्राहकों के होते हुए भी अपना काम करना नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। बहुत खूब बेटी। अच्छा, मैं कुछ मदद करूं तेरी? नहीं माँ, आज मैं बूंदी के लड्डू बना रही हूँ। आपको बस उन्हें चखने का काम करना है और मुझे बताना है कि वो कैसे बने हैं। शारदा बिटिया, अब वो लड्डू तू बनाएगी तो अच्छे ही बनाएगी ना। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, क्योंकि तुझ पर स्वयं माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है।
एक दिन सरपंच की बीवी अनामिका अपनी कार से शारदा के घर के रास्ते से जा रही होती है। तभी उसे शारदा के घर की खिड़की से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है और वो बहुत खुश हो जाती है। गाड़ी रोको ड्राइवर, मैं जरा आई जाकर। ठीक है मेम साहब। अनामिका शारदा के घर पर जाती है और तभी शारदा और पल्लवी उसे देखकर चकित हो जाते हैं। अनामिका जी आप? नमस्ते, मुझे माफ करना, मैं यूं बिना बताए तुम्हारे घर में घुस गई, लेकिन मुझे तुम्हारे घर से खाने की बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और उस खुशबू ने यहाँ खींच कर मुझे लाई है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो लगता है, क्या मैं थोड़ा सा खाना चख कर देख सकती हूँ? वो जी क्यों नहीं, आप बैठिए ना। शारदा, मैं कमला के यहाँ से कुर्सी लाती हूँ। नहीं नहीं पल्लवी बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं फर्श पर बैठ जाऊंगी चटाई बिछाकर। अनामिका शारदा के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी खूब तारीफ करती है। उफ, क्या खाना बनाया है तुमने शारदा, सच में यकीन नहीं होता कि तुम जैसी जवान औरत इतना बढ़िया खाना बना सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, लेकिन एक बात है जो मुझे आपको बतानी है, जिससे शायद आप बेखबर हो। शारदा अनामिका को सब कुछ बता देती है, कैसे अनामिका का पति यानी सरपंच ने उसे गार्डन से निकाल दिया और अब वो कहीं ठेला नहीं लगा सकती। ये सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें साफ साफ इजाजत देती हूँ कि तुम कल से गार्डन में अपना ठेला लगाओ। ठेला क्यों, मैं तो कहती हूँ तुम अब एक ढाबा खोलो, वही सही रहेगा। चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। नहीं नहीं अनामिका जी, मैंने ढाबा खोलने के लिए पैसे जुटा लिए हैं, सिर्फ इजाज़त की ज़रूरत है। आपका लाख लाख धन्यवाद। शारदा उस गार्डन में अपना ढाबा खोलती है और उसका गार्डन ढाबा थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छी तरह चल पड़ता है और वो बहुत तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।